अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अदनान बशीर आपको आज इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की ये नशिस्त उन तमाम लोगों के लिए रहनुमाई है जो कि मुमलकत हुदादात में अक़लीती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हुए पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं या पाकिस्तान की प्रेस्टीजियस सर्विसेज कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स को एस्पायर करना चाहते हैं। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक़ भी एक ऐसी ही अक़लीती बरादरी से है। आपका नाम सलमून है और आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शमूलियत इख्तियार की है CSS के 2018 के इम्तिहान में। आइए चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वो तमाम मौक़े, क्या वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जैसे कि अक्सरीती बरादरियों को यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, अक़लीती बरादरियों को भी उतनी सहूलियात हैं या नहीं हैं, या वो क्या मुहरक़ात हैं जो उन्होंने अपनी जर्नी में इस्तेमाल किए और आज वो इस प्रेस्टीजियस मुकाम पर पहुँचे हैं। जी सलमून, सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो इस चीज़ की, आपने जो है ना सिर्फ CSS क्लियर किया बल्कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शमूलियत इख्तियार की है। सलमून, आपके नज़दीक जो अक़लीती बरादरियाँ पाकिस्तान में हैं, क्या वो इतनी प्रोडक्टिव लेवल पे इतनी बड़ी सर्विस को या कम्पैटिटिव एग्ज़ाम को एस्पायर कर सकती हैं? क्या उनके लिए भी आपकी तरह इस सीट पे बैठना मुमकिन है या नहीं है? अदनान, सबसे पहले तो खैर मुबारक और मैं आपके इस बात का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें जो पाकिस्तान का आइन है वो एक बराबरी का जो है वो सारा सिनेरियो प्रोवाइड करता है। प्लस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या इससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो सारी माइनॉरिटीज़ को एक एक्स्ट्रा सीट्स प्रोवाइड करता है, एक माइनॉरिटी कोटा प्रोवाइड करता है जो कि ऑलमोस्ट 5% है ऑलमोस्ट हर सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ जो हैं वो हर्डल्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हर चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आइन की बात करें और सर्विस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अक़लीतों के लिए काफ़ी जो है वो मौक़े मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप जैसे मुझे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बता रहे थे कि आपको आपके ही एक कोलीग ने कहा कि बाकी लोग जो हैं वो सीट्स के लिए फ़ाइट करते हैं जबकि आपके लिए सीट्स फ़ाइट करती हैं, ऑलमोस्ट 40+ सीट्स, और सिर्फ एक जो है वो माइनॉरिटी से हमारे आप कैंडिडेट थे। तो क्या आपके नज़दीक लोगों में जुस्तजू नहीं है इस सर्विस को एस्पायर करने की, जो वो सीटें जो हैं वो खाली चली जाती हैं, या फिर कोई और मुहरक़ात हैं इसके पीछे? इसमें 2-3 चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, प्लस दूसरी चीज़ है कि डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी के अंदर रिगार्डिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। और जैसे आपने बात की वो बिल्कुल सही बात है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये चीज़ जो है बताई। जब हमें 2017 का एलोकेशन चार्ट जो है वो एक जगह से मिला तो हमने देखा कि उसमें देयर आर 40 सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ इन पंजाब ओनली, और उस पर मेरा ख्याल है कि अकेला मैं ही जो है वो कम्पीट कर रहा था और इन सर्विस भी मैं अकेला ही हूँ पंजाब से। तो मेरा ख्याल है कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि सीट्स मेरे लिए फ़ाइट करनी थी और मैं जस्ट एक सर्विस के लिए फ़ाइट कर रहा था कि मुझे मेरे इंटरव्यू में कोई ऐसा मिसहैप ना फेस करना पड़े कि जिसकी वजह से मैं उस एक डेस्टिनेशन तक पहुंच ना पाऊँ। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं था कि मैं उस चीज़ को जहाँ पे आज मैं हूँ एस्पायर कर रहा था तो उस पर पहुँच ना सकता। सलमून, आप इससे पहले आप सब इंस्पेक्टर भी पंजाब पुलिस में आपकी एलोकेशन हुई थी, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, वो कौन कौन से प्रोफेशन है कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो जो आज आपका ये इंटरव्यू देखेंगे और आपसे रहनुमाई लेंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें और कौन कौन सी फील्ड में वो जा सकते हैं? बिल्कुल सही, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि CSS की अगर बात करें तो इसमें भी 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ के लिए। पंजाब लेवल पे अलग है, सिंध में अलग है, इसी तरह बाकी प्रोविंसेस में 5% हर एक प्रोविंस के अंदर। प्लस PMS की अगर बात करें उसमें भी है। पुलिस के जैसा आपने बताया, मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया और फिर उसको क्वालिफाई किया। उसमें भी एक मैं आपको मज़े की चीज़ अगर बताऊं तो पिछले 10 साल से वो सीट खाली जा रही थी माइनॉरिटी की, जिसके ऊपर मैं सेलेक्ट हुआ। ठीक है, उसमें मेरा स्कोर भी अच्छा था लेकिन हर चीज़, और लेकिन सिस्टम ऐसा है कि वो माइनॉरिटीज़ को एक माइनॉरिटी कोटा में जज किया जाता है ताकि एक जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी ऊपर आ सके और सीट को होल्ड कर सके। तो माइनॉरिटी की वो सीट पिछले 10 साल से खाली जा रही थी जिस पे कि मैं पोस्ट हुआ बाद में, मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया फिर। तो आपके नज़दीक जो है वो, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, आपके नज़दीक जो है सहूलियात हैं, इनफैक्ट सीट्स आर देयर, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं
वो जो है वो कोताही कर रहे हैं। आपके नज़दीक जो आपने पहले भी इंदिया दिया मुझे कि डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी फेस करनी पड़ती हैं इन बिटवीन, वो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? उसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लस रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कम्युनिटीज़ के पास। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो हाई फ़ी पे कर सकते हैं, एकेडमीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एकेडमीज़ जो हैं मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी एक एस्पायरेंट को, वो चाहे किसी भी फील्ड के लिए हो, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट्स मेडिकल, वेदर इट्स कंपेटिटिव एग्ज़ाम, वेदर इट्स पुलिस और एनी अदर सर्विस। तो अकेडमीज़ हैं वो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं कि आप कम टाइम में सही डायरेक्शन में किस तरह से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। बिकॉज देयर आर ऑलवेज वेज टू अचीव योर डेस्टिनेशन, बट देर इज़ ओनली वन वे विच इज़ राइट टू अचीव योर डेस्टिनेशन इन शॉर्ट टाइम। ऑलराइट, तो आपके नज़दीक उनको उनकी एक्सेस जो है या उनकी अफोर्डेबिलिटी का एक इशू उनको आता बिल्कुल है। इशू है उनका। सलमून, अगर हम बात करें सीएसएस की, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आपके माइंड में वो क्या चीज़ थी, कीपिंग दैट असाइड कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या मोटिवेशन थी और किस तरह फिर स्टेप बाय स्टेप आपने ये अचीव किया? अच्छा, उसमें पहले मैं अगर आपको अपनी हर्डल बता दूं तो वो मेरा ख्याल है कन्वीनियंट बात रहेगी। उसमें मुझे भी डीमोटिवेट करने वाले काफ़ी सारे लोग थे, मेरे कुछ अपनी फैमिली के ही लोग जो कहते थे कि क्रिश्चियंस को या दूसरे नॉन मुस्लिम्स को जो है वो इस तरह की सीट्स पे आने नहीं दिया जाता, उनको स्प्रेस किया जाता है, मेजॉरिटी ऑलवेज स्प्रेस द माइनॉरिटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया। बट माई फादर, माई मदर वॉज देयर टू सपोर्ट मी, टू मोटिवेट मी। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप करो, जो भी होगा खुदा तो देख रहा है, और हैव फेथ इन गॉड एंड गो फॉर इट। तो मैंने फिर उसके बाद इस चीज़ को, क्योंकि मेरा एक अपना भी शौक़ था, और जो मोटिवेशन है मेरे लिए वो ये थी कि मेरे थोड़े दो जो हैं वो शौक़ हैं ज़िंदगी के थे कि एक तो मुझे अपने नाम के साथ इंजीनियर का वर्ड चाहिए था, बिकॉज आई एम बेसिकली ए मैकेनिकल इंजीनियर, और सेकंड मुझे जो है अपने नाम के साथ एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का टैग चाहिए था। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं आज दोनों चीज़ें अपने पास हैं मेरे। तो मैं जब भी कभी जो है थोड़ा सा डी ट्रैक होने लगता था या डीमोटिवेट होता था लोगों की बातों से, तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं अपने रजिस्टर के ऊपर अपना ये नाम लिखा हुआ था प्रॉपरली, इंजीनियर सलमून और ब्रैकेट में PAS। तो मैं उस चीज़ को देखता था और वो चीज़ मुझे दोबारा से मोटिवेट कर देती थी कि मैं दोबारा से ट्रैक पे आऊँ और जितनी डीमोटिवेशन का सारा नेगेटिव फैक्टर है उसको ओवरकम कर सकूँ। सलमून, आपने डी ट्रैक होने की बात की है, तो क्या आप बता सकते हो उन तमाम एस्पायरेंट्स को भी इन जनरल और स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी के एस्पायरेंट्स को कि जब आपने इरादा कर लिया, तहैया कर लिया कि आपने CSS करना है, पहला स्टेप आपने क्या लिया था? पहला स्टेप मेरा ये था, मैंने अपने घर वालों के साथ जो है इस चीज़ को शेयर किया, क्योंकि मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा था ऑलमोस्ट, जब मैंने इस चीज़ को सोचा, देखा कि मुझे जो है वो एक अच्छी जॉब अगर चाहिए तो मुझे इस साइड पे आना चाहिए। तो मैंने अपने घर वालों से सबसे पहले इस चीज़ पे थोड़ा जो है वो कंसल्टेशन की कि मैं क्या करूं। तो मैं फादर सपोर्टेड मी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल पे योर फ़ी बट ओनली फॉर 1 ईयर। उन्होंने कहा कि अगर 1 साल के अंदर तुम मेहनत करके अपनी इस चीज़ को अचीव कर लोगे दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो देन यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज लाइक फ़ी एंड अदर थिंग्स, और फिर तुम जो मर्ज़ी करो। तो मेरे ऊपर ये एक प्रेशर भी था कि मुझे 1 साल के अंदर इस चीज़ को थोड़ा कवर अप करना है और अपनी पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक है, तो आपको अच्छा, ये डिस्कशन होगी, आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, मतलब कोई इनरोलमेंट की? बिकॉज आपके नज़दीक एकेडमीज़ का रोल बहुत इफेक्टिव होता है, तो फिर अगर इसी का हम काउंटर नैरेटिव देखें तो फिर आप घर में बैठ के तो फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? तो क्या फिर आपने जो है आपने फिर क्या किया? मैंने उसके लिए फिर थोड़ा इसको सर्च किया कि कौन सी ऐसी एकेडमीज़ हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। एक मेरा जो है वो इंजीनियरिंग के फ्रेंड था, उसने भी अटैम्प्ट की थी ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पास हुआ। तो उसने एक साहिवाल में एकेडमी थी, वहाँ से प्रिपरेशन किया था। तो मुझे उसने ये कहा, उसने एडवाइस दी कि जो है ना आप लाहौर चले जाओ। तो फिर मैं लाहौर आ गया, यहाँ पे आके मैंने वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी को ज्वाइन किया। मैंने 1-2 और भी सेमिनार्स अटेंड किए डिफरेंट एकेडमीज़ के, लेकिन मुझे जो सबसे कन्विंसिंग जो है वो एक प्लेटफॉर्म लगा वो वर्ल्ड टाइम्स ही था। तो मैंने फिर यहाँ पे इनरोलमेंट करवाई अपनी, क्योंकि उसके पहले मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं थी कि CSS की प्रेपरेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की कि देयर इज़ ओनली वन राइट वे, तो वो एक जो है वो सही रास्ता कौन सा है जो मुझे मेरी मंजिल तक
बआसानी और एक कम टाइम के अंदर पहुंचा सकता है। बिल्कुल। वर्ल्ड टाइम में आए आप, फिर सुपर सेक्शन के स्टूडेंट भी रहे, तो क्या डिफरेंस आपको लगा सुपर सेक्शन में और जो रेगुलर क्लासेस में? अच्छा, रेगुलर मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है हर एक एस्पायरेंट के लिए, वेदर इट्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, कि अगर आपने सुपर सेक्शन ज्वाइन करना है तो फिर आपकी एक नॉलेज बेस होनी चाहिए जो कि रेगुलर सेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप रेगुलर सेशन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एक नॉलेज बेस नहीं होगी। सुपर क्लास में सारे वो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट एस्पायरेंट्स होते हैं जो एक अच्छी नॉलेज बेस के साथ आए होते हैं, तो जब आप उनके अंदर कम्पीट करने आ जाओगे विद ज़ीरो नॉलेज बेस तो फिर आप थोड़ा डिस्करेज हो जाओगे। इनफैक्ट आई वॉज अ टॉपर इन सुपर क्लास, और मेरा ख्याल है कि ये भी एक मोटिवेशन ही है थी मेरे लिए, और ये पहला स्टेप था मेरी सक्सेस में कि इतने सारे बच्चों में ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स वर देयर, तो मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हुए एक टॉपर था सुपर क्लास का, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि काफ़ी मतलब एक नामवर इंस्टीट्यूट है हमारी इधर लाहौर का, और बाकी सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ तो वाई नॉट इन दी FPSC एग्ज़ाम। बिल्कुल, माहौल वैसा प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे कंपटीशन वैसा दिया गया। सलमून, कितना टाइम चाहिए होता है एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने CSS की तैयारी करनी है? टाइम स्पैन कितना होता है और एक दिन में उसे कितना पढ़ना चाहिए? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं मेरे नज़र में। अब बीइंग एन इंजीनियर्स में थोड़ी ये ख़ासियत एक आ जाती है क्योंकि काफ़ी वर्कलोड हम अपने उसमें जो है फेस करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम 6-7 घंटे इजीली पढ़ सकते हैं, प्लस चीज़ों को जल्दी कवर करने की जो एक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंडक्ट हो जाती है हमारे अंदर नेचुरली। तो मैं अगर अपना बताऊं, मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स अ डे जो है ना अपनी स्टडी को करता था, प्लस मेरी सारी स्टडी टारगेटेड होती थी। मतलब मैंने अपने एक वीक का टारगेट सेट करना है कि जी इस वीक के अंदर मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये आफ्टर द सेशन मैं आपको सारी बता रहा हूँ, वर्ल्ड टाइम से सेशन लेने के बाद एक टारगेट सेट करता हूँ उसमें कि जी फॉर एग्जांपल मैंने पंजाबी एक वीक के अंदर कवर करना है, उसके सारे कोर्स कंटेंट को मैंने उस वीक के ऊपर डिवाइड करके और फिर एक दिन में मैंने उसको कवर करना है। और मैंने अपने टारगेट सेट किया हुआ था कि मैंने 5 से 6 घंटे हर रोज़ पढ़ना है, और ऐसे भी कुछ दिन थे जिनमें मैं 3-4 घंटे पढ़ने के बाद अपने उस कोर्स से फ्री हो जाता था। तो उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा स्टडी करता था, न्यूज़पेपर को पढ़ता था, मैगज़ीन्स को पढ़ता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखता था मैं, ताकि थोड़ा सा एक वो जो फैक्टर है डिमोटिवेशन वाला वो भी थोड़ा उसको भी ओवरकम किया जा सके, प्लस अपनी जो रेगुलर सारी स्टडी है उसको भी साथ साथ लेके चला जा सके। तो इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, एक साल मेरा ख्याल है मेरी नज़र में एक साल एक काफ़ी है ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले कैंडिडेट के लिए। वो एक साल में अगर प्रॉपरली मेहनत करे, 5 to 6 आवर अ डे दे, एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में उस काम को करे, तो एक साल के अंदर इस चीज़ को कवर किया जा सकता है। सलमून, अगर हम लोग देखें जैसे बाकी हमारे जितने पेपर्स हैं ऑलमोस्ट सेम हैं, माइनॉरिटी के लिए भी मेजॉरिटी के लिए भी। एक पेपर पे जैसे कि इस्लामियात का पेपर है, वहाँ पे आपको कंपैरेटिव रिलीजन्स रखना पड़ता है, चॉइस होती है आइदर यू गो विद इस्लामियात और कंपैरेटिव रिलीजन। तो वहाँ पर आपके लिए ये जो डिसीजन था वो कितना जो है वो जल्दी लिया, कितना इफ़ेक्टिव रहा, और कितने सोर्सेज अवेलेबल थे जो जिस चॉइस के साथ आप गए आपकी तैयारी में? उसमें ये था कि इस्लामियात में क्योंकि ऑब्वियसली एक वो पेपर थोड़ा कंपेटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा टफ लगता है। मैंने अपने बैचलर्स तक इस्लामियात पढ़ी, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पे मेजर रिलीजन्स ऑप्ट किया। मैंने जब उसका कोर्स कंटेंट देखा उसमें क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म 2 पोर्शंस ऐसे थे जो मुझे ऑलरेडी आते थे। इस्लामियात मैंने बैचलर्स तक पढ़ी थी, तो इस्लाम का भी ऑलमोस्ट 70% मुझे वो सारा जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी जो है वो पता थी। बाकी जो है वो रह गए थे 2 मेजर जो है ना रिलीजन्स हमारे, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म। तो उसमें फिर मैंने बुद्धिज़्म को जल्दी कवर किया, हिंदुज़्म को भी मैंने साथ साथ कवर किया। तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी वो ये थी कि इस्लामियत के लिए तो आपको डाटा हर चीज़ मिल जाती है, बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन जो बाकी जूडिज़्म, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म के लिए ये चीज़ें हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इवन जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी जो है वो मिलती नहीं हैं। तो उसके लिए फिर मैंने सारी उसको इंटरनेट से स्टडी किया, प्लस एक और जो सबसे बड़ा मसला था वो था गाइडेंस का, कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो आपको गाइड कर सकें इस चीज़ के लिए। तो वो मैंने अपने ओन पे ही सारा किया, कुछ 1-2 मैंने वर्ल्ड टाइम्स के ही टीचर्स से उसके लिए गाइडेंस ली, प्लस एक मेरे और अजीज़ हैं उनसे फिर मैंने गाइडेंस ली इस चीज़ के लिए। तो मैंने उसको इस तरह से कवर अप किया था फिर।
तो आपके नज़दीक डूएबल है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप जो है उस चीज़ से डर जाओ या कोई उसकी रुकावट हो कि नहीं आप जो है इस्लामियात नहीं रख सकते, कंपैरेटिव वैसे मुश्किल है, रिसोर्सेज नहीं है तो वो तो छोड़ ही दो। इस्लामियात चूँकि आप रख नहीं सकते या रखना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द इट्स टफ नेचर जैसा कि आपने कहा, तो आप फिर ये ऑप्शन इट्स डूएबल, मतलब मुश्किल नहीं है आपके नज़दीक। बिल्कुल डूएबल है। और मेरा ये एक जो है वो मानना है ज़िंदगी में कि कोई भी चीज़ इंसान के जो है ना एम से या उसकी कैपेबिलिटीज़ से बड़ी नहीं होती। इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। सलमान, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे अगर हम लोग आएँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आपने क्या चूज़ करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या एक दिन में एक ऑप्शनल एक कंपल्सरी जो कि यूजुअली लोग लेकर चलते हैं, क्या आपका मेथडोलॉजी भी यही थी या कोई और डिफ़र कर रही थी? उसको चूज़ करने में या प्रिपेयर करने में? चूज़ करने में दैन प्रिपेयर करने में। चूज़ करने में मैंने जब पहली दफ़ा वो सारा चार्ट देखा जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे डिफाइंड हैं, तो उसमें मैंने उन चीज़ों को कंपेयर किया कि किस तरह से चीज़ें चल सकती हैं। फ़िज़िक्स वाज देयर लेकिन मैंने ऑप्ट नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। उसके लिए क्या मटेरियल पढ़ना है, किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, जो कि सबसे ज़रूरी है सीएसएस के एग्ज़ाम में, वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट किया। उसकी रीज़न ये है कि मुझे उसमें करंट अफेयर्स में भी काफ़ी हेल्प मिली, प्लस उसकी जो टर्म्स हैं वो मैंने कभी पहले पढ़ी नहीं हुई थी। तो एक ऐसी सर्विस में जाते हुए जो कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और काफ़ी टफ एग्ज़ाम है पाकिस्तान लेवल पे, तो मेरा ख्याल था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करना बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ताकि मैं बाकी जगहों पे भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकूँ। आईआर की जो टर्म्स हैं हम उनको करंट अफेयर्स में यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्लस उसके साथ फिर मैंने इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट किया। इंटरनेशनल लॉ इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि उसका भी टीचर अवेलेबल था, उसके बुक्स भी अवेलेबल हैं, ईज़िली वो पढ़ा भी जा सकता है, छोटा कोर्स है, ईज़िली कवर भी किया जा सकता है। प्लस वो साथ आईआर में आपको काफ़ी हेल्प भी देता है। एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं जो है वो कंपनसेट कर रहे होते हैं। साथ हिस्ट्री ऑफ यूएसए लिया। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का स्कोरिंग ट्रेंड काफ़ी बेहतर चल रहा था, दो हमारी दफ़ा वो बेहतर नहीं रहा, लेकिन ये कि फिर भी मैंने उसको इसलिए साथ किया क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर करने के लिए ईजी थी। उसके साथ फिर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एड क्योंकि मुझे खुद से पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था तो फिर मैंने उसको ऑप्ट किया और वो सबसे जल्दी मैंने कवर भी किया और मेरा स्कोर भी उसमें काफ़ी अच्छा आया। साथ मैंने पंजाबी को ऑप्ट किया। पंजाबी क्योंकि एक मदर लैंग्वेज भी है हमारी, बोलने में भी इजी थी, मैं लिख भी लेता था, मैं पढ़ भी लेता था उसको। बस मसला था चीज़ों को थोड़ा सा प्रिपेयर करने का क्योंकि उसमें थोड़ा क्रैमिंग का फैक्टर आ जाता है। तो उसको मैंने ओवरकम कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो चीज़ें मेरी मोटिवेशन में शामिल थी, जब भी मुझे कोई हर्डल आती थी मैं उन चीज़ों को देखता था और मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी डीमोटिवेशन वो वैनिश हो जाती थी। सलमान, आपने पंजाबी की बात की। अब पंजाबी के कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो उसमें जितना भी कलाम है वो बुज़ुर्गान दीन इस्लाम और वो सारे बाबा बुल्ले शाह हो गया, वो आपके दाता गंज बख्श हो गए, बाबा फरीद हो गए, तो वो सारा का सारा एक इस्लामिक नैरेटिव, इस्लामिक तालीमात हैं जिनके ऊपर उनकी सारी शायरी बेस करती है। यू बीइंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, कहीं पे वो लगा कि अच्छा ये वो मेरी जो है इनको क्रैम करना, इनकी अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि क्रैमिंग तभी होती है जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्या आपका क्या मैसेज है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्या वो लैंग्वेज चूँकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक बड़ा डिसाइसिव होता है, तो क्या वो इसकी तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, वो आपकी बात ठीक है। उसमें समटाइम्स लगता है कि आप सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पा रहे हो अपने माइंड के साथ, उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक बात जो फैक्टर मैंने आपको बताया कि मुझे अपने नाम के आगे एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का टैग चाहिए था, तो उसके लिए आपको जो भी एफर्ट्स करने पड़े, मेरा ख्याल है कि वो आपको करनी चाहिए और कोई भी कैंडिडेट ये कर सकता है। इन चीज़ों को ओवरकम करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप उनको 3 से 4 दफ़ा पढ़ें चीज़ों को तो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आप ऑब्वियसली उसके नैरेटिव के साथ ना जाएँ। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है नैरेटिव के साथ तो आप अपना कॉन्फ्लिक्ट रखें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम और स्कोर आप उस चीज़ को करें बस। ठीक है। सलमान, आपके नज़दीक क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ग्रुप स्टडी या फिर इंडिविजुअल स्टडी? मेरे नज़दीक ग्रुप स्टडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि मैं जो अपनी मतलब मेरा बैचलर्स है उसमें एक ऐसी फील्ड से आया हूँ जो कि सारी ग्रुप बेस्ड होती है। सीएसएस में बहुत सारे लोग कमरा बंद करके स्टडी करने को प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं ग्रुप स्टडी को प्रेफर इसलिए करता हूँ कि जब आप किसी के साथ अपना आइडिया को शेयर करते हो, सीएसएस में ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपके आइडियाज़ जो मल्टीप्लाई होके आते हैं बाद में, ठीक है। आपके आइडियाज़ हैं वो उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने का एक चांस जो है वो आपको मिल जाता है। अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका उस पर स्टांस कुछ और हो,
तो मुझे आपका भी स्टांस मिलेगा। सुपर क्लास में भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी उसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि उसमें सारी ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में, डिबेट की फॉर्म में सारी क्लास चलती है, तो उसमें ये काफ़ी चीज़ जो फैक्टर है वो मुझे काफ़ी मतलब उसमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट लगा कि आप एक अगर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 10 बंदे आपके सामने बैठे हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लस आपके ऊपर इसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जब कोई आगे से आपसे काउंटर क्वेश्चन करता है तो फिर आपके नॉलेज में भी उससे जो है ना वो थोड़ी एक इजाफा हो जाता है। तो आपके नज़दीक वो जो एक डिफरेंट आइडियाज़ जो शेयर करते हैं, जो ग्रुप एक्टिविटी है, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सलमान, अगर दूसरे जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फेज़ की हम बात करें जो रिटर्न के बाद इंटरव्यू का आता है, तो क्या इंटरव्यू इन बिटवीन इंटरव्यू या इंटरव्यू से पहले कहीं ये माइंड में था कि मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो इंटरव्यूज़ जो होगा वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी पे होगा, या फिर ऐसी कोई एप्रीहेंशंस थी, या इन बिटवीन इंटरव्यू ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, उसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सब इंस्पेक्टर का जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो टोटली रिलीजन पे था। व्हेन आई एंटर्ड द रूम और मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया उनको, तो ही आस्क्ड मी वेदर यू आर कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, तो मैंने उसका आंसर किया एंड देन ही वेंट ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन द रिलीजन स्पेसिफिकली। लेकिन कहीं पे भी मुझे उनका जो है एटीट्यूड थोड़ा ऑफेंसिव नहीं लगा। बहुत ही पोलाइटली उन्होंने मुझे आंसर्स जो है ना वो करने का चांस भी दिया, और भी चीज़ें काफ़ी सारी उन्होंने मुझसे पूछी, एंड एट दी एंड उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना दी है अपने रिलीजन के बारे में बता के। और उन्होंने अप्रिशिएट इस बात पे किया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी से आते हैं लेकिन उनको रिलीजन के बारे में पता नहीं होता, कि हम उनसे जब क्वेश्चन करते हैं वो अजीब अजीब से हमें आंसर्स देते हैं, और फिर जब हम उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास आंसर्स नहीं होते। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया कि मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी जो है वो ऑलमोस्ट 90 to 100% जो है ना क्लियर ही थे सारी चीज़ों वो पे। एक उल्टा आपको उस चीज़ का एक एज मिला, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए। सीएसएस में सीएसएस में इस चीज़ पे मेरे साइकोलॉजिकल में क्वेश्चंस हुए थे मुझसे रिलीजन पे, और रिलीजन पे भी क्वेश्चंस कंपैरेटिव हुए थे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म, इनके क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर आप किस चीज़ के साथ जो है ना वो अगर टिल्ट करना पड़े तो आप कौन सी साइड पे टिल्ट होंगे। लेकिन वो भी कहीं किसी स्टेज पे ऑफेंसिव नहीं था। वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि मेरी एक जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको जज करने के लिए ये क्वेश्चन मुझसे किया गया। लेकिन सीएसएस के फाइनल इंटरव्यू में मुझसे कोई भी रिलीजन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, उस पर सारा एकेडमिकली उसको उन्होंने जो है ना लेके चले थे। कहीं पे भी वो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो आपको मॉक कर रहे हैं, या आपकी जो है ना वो ऑफेंसिव एटीट्यूड उनका आपकी तरफ है, वो दे जस्ट ट्रीटेड यू लाइक अनदर कैंडिडेट? बिल्कुल तो exactly ऐसा ही था। सलमून, एक कैंडिडेट जो सीएसएस के इंटरव्यू को एस्पायर करता है, क्या वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो एक अच्छा इंटरव्यू डिटर्मिन करती हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपने एंगल्स जो है ना डिफ़ाइन करने हैं और सोच समझना है कि आप कौन कौन से एंगल से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी था इंटरव्यू का कि मुझसे उन्होंने रिलीजन पे क्वेश्चंस पूछे, और वो क्योंकि एक छोटी पोस्ट के लिए था और पीपीएससी था तो उसमें जो है वो थोड़ा कम था, तो मैंने यहाँ पर भी सीएसएस में भी उसको एक प्रॉपरली फुल फ्लेज अपने सारे रिलीजन्स को प्रिपेयर किया, प्लस एकेडमिक अपनी साइड फुल स्ट्रॉन्ग की हुई थी, ताकि जहाँ से मर्ज़ी क्वेश्चन आए वो एक चीज़ रहे मेरे अंदर। प्लस एक और चीज़ जो मैंने इसी इंस्टीट्यूट में रह के सीखी वो ये थी कि कोई अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसको मेंटेन किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। जब आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को मॉक्स के थ्रू या कमांड टास्क या सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू से उसमें सारा गुजरते जाते हैं तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी एक नॉर्मल सी हो जाती है। रिटर्न में भी ऐसा ही रहा मेरे साथ सीन, और इंटरव्यू में भी ऐसे ही था। तो जब मैं उनके सामने पैनल के सामने बैठा था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे लिए कोई नई चीज़ है, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुका हुआ था। तो प्रैक्टिस आपके नज़दीक जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सलमून, एंड पे उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए, जनरली पूरे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के एस्पायरेंट्स, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या होप देना चाहते हैं, क्या जो है वो आप उनके लिए एक जो है ना वो रास्ता उनको दिखाना चाहते हैं? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो है बैचलर्स के बाद इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, बजाय इसके कि आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाएं जहां पे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। वेदर यू आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आपको रेफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड है किसी भी प्राइवेट जॉब को करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है आपके लिए जहाँ पे आपको कोई रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा। अगर आप मेरिट बेस्ड जॉब को फाइंड करते हैं तो उसमें अगर आपके अच्छा स्कोर है, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप कम्पिटेंट हैं इस चीज़ के लिए या उस जॉब के लिए सूटेबल हैं,
तो आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और रिजर्वेशन वो अपॉइंट करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक मोटिवेशन हूँ इस सारी कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एज़ वेल एज़ बाकी सारी कम्युनिटीज़ के लिए। मैं बहुत सारे लोगों और को भी जानता हूँ जो कि इन सारी जो है पोजीशंस के ऊपर सर्व कर रहे हैं, और जब आप उनसे भी मिलें तो आपको यही जो है वो पैगाम देंगे कि आपके लिए रिजर्वेशन आप खुद हैं, कोई अथॉरिटी आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है, ना ही इस मुल्क का कानून, ना ही इस मुल्क का आइन, ना ही यहाँ के लोग। सिर्फ अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो आप खुद हैं और आपके अंदर का डर है जिसको आपने ओवरकम करना है, और आप इस सर्विस में आ जाएंगे ईजीली। Thank you so much for coming and honoring us. Thank you so much, Salman.